ठीक है। आपके पास कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, आपको इनमें सिंपल बताना है रेट ऑफ इन्वर्जन एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ इन्वर्जन। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रेट ऑफ इन्वर्जन क्या होता है या फिर इन्वर्जन क्या होता है। ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम नाइट्रोजन यानी कि अमोनिया के मॉलिक्यूल से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि यदि मेरा ये ए स्ट्रक्चर है ना, ये एकदम से क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, जिसको हम इन्वर्ट्स कहते हैं। ठीक है। यानी कि जो सी वाली स्ट्रक्चर बनेगी वो ए की जस्ट क्या होगी, इन्वर्ट होगी। तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, इन्वर्जन देते हैं। इस इन्वर्जन में हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। और ये जो नाइट्रोजन यहाँ पे है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और जो फाइनल हमें प्रोडक्ट मिलता है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कंपाउंड ए एंड कंपाउंड सी में केवल एक ही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के जो ये लोन पेयर हैं ये इन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी इनकी प्रॉपर्टी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। लेकिन ये जो ट्रांजिशन स्टेट हमारे बीच में बनी, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है। जब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है तो इसके जो लोन पेयर हैं ये प्योर पी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, प्योर पी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। यानी कि यदि हमारे पास कोई कंपाउंड दे रखे हैं तो हमें सिंपल से ये चेक करना है कि किस कंपाउंड के लोन पेयर आसानी से पी ऑर्बिटल में चले जाएंगे। ठीक है। यानी कि जो रेट होगा जो रेट होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, पी कैरेक्टर पर, राइट। तो इसको आसानी से समझने के लिए हम थोड़ा यहाँ पे एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आपके सामने ड्रॉ करता हूँ इसका। तो ये है हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये जो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, दोनों की एनर्जी मैंने सेम दिखाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी क्या है बच्चों, NH3 है और यहाँ पे भी क्या है, NH3 है। कंपाउंड दोनों सेम है, केवल क्या हुआ है यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है, राइट। और ये जो आप टॉप पे देख रहे हैं यहाँ पे हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनी, जो ट्रांजिशन स्टेट बनी वहाँ पे क्या हुआ बच्चों, जो ये लोन पेयर है ना, इस लोन पेयर ये जो लोन पेयर है ये प्योर पी ऑर्बिटल में चला गया और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 हो गया। ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? देखो, एक्टिवेशन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी रिएक्टेंट को यदि प्रोडक्ट में चेंज होना है तो उसके लिए जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और किसी रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी होगी उस एनर्जी में हम एक्स्ट्रा कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को ऐड करें कि वो क्या कर दे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। यहाँ पे हमको यही देखना है। देखो, एक और रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट के। ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। देखो, मैं दो डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, पहला डायग्राम ये है, दूसरा डायग्राम ये है। ठीक है। एक में क्या है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी मात्र इतनी है, दूसरे में एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी लो है। तो एक्टिवेशन एनर्जी लो है तो हम कम एनर्जी में जल्दी से प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे खर्च करनी पड़ेगी, तो रेट भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है तो रेट क्या हो जाएगा बच्चों, स्लो हो जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। देखो, यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें NH3, PH3, ASH3, SbH3 एंड BiS3, ये सारे के सारे जो कंपाउंड होते हैं लास्ट के, इनको बोलते हैं ड्रैगो कंपाउंड। ड्रैगो कंपाउंड। ड्रैगो कंपाउंड का मतलब होता है नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब ड्रैगो कंपाउंड में मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर लेकर के आऊंगा तो आप वहां देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये समझना है कि इनमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखने को मिलता है। और जैसे जैसे हम क्या चलते हैं, बॉटम की ओर चलते हैं, तो ये नाइट्रोजन फैमिली है, तो नाइट्रोजन फैमिली में पीरियड में अगर हम अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम की ओर जाते हैं तो एस करेक्टर यहाँ पे इंक्रीज होता है। बस आपको यही ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन में, एस करेक्टर इंक्रीज होता है। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं एस परसेंटेज की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा एस परसेंटेज किसका होगा, जो सबसे नीचे होगा, यानी कि BiS3 का होगा, यानी कि E का होगा। तो एस परसेंटेज का ऑर्डर हम लगा देते हैं E, D, C, B एंड A। ठीक है। और अभी अभी हमने ये देखा था
कि हमारा जो नाइट्रोजन है यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन से हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन, साथ में जो उसका लोन पेयर होता है वो p ऑर्बिटल में चला जाता है। तो यानी कि जिसके पास s करेक्टर ज्यादा होगा वो उसकी उतनी कम पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो p में जाए, ठीक है, क्योंकि इसके पास s ज्यादा है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहेगा, न्यूक्लियस के ज्यादा अगर वो पास रहेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन को p ऑर्बिटल में ले जाना काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि इसकी अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूं, भाई एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे लिख दो एक्टिवेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एस करेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेट। भाई आ गया आपका आंसर। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी कि जिसमें एस करेक्टर ज्यादा होगा ना उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का ऑर्डर भी आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। अगर आपको बोला जाए रेट ऑफ इन्वर्जन, रेट ऑफ इन्वर्जन, तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी मतलब वो उतनी आसानी से क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो इसमें रेट ऑफ इन्वर्जन ए बी सी डी एंड ई आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये था। उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके पास यहाँ पे फिर से 5 कंपाउंड है, आपको वही बताना है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ इन्वर्जन एंड रेट ऑफ इन्वर्जन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या देखना है कि लोन पेयर में देखो करेक्टर, कौन सा करेक्टर कि किसके पास एस करेक्टर सबसे ज्यादा है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा बेंट रूल। बेंट्स रूल, बेंट्स रूल क्या कहता है कि जो सेंट्रल एटम होता है वो अपना एस करेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट की ओर देता है। एस करेक्टर किसको देता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट की ओर। और यहाँ पे आप देख रहे हो फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट का होता है, यानी कि यहाँ पे एस करेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा कम होगा। अगर यहाँ पे एस करेक्टर सबसे ज्यादा कम है तो इसका मतलब लोन पेयर में एस करेक्टर सबसे ज्यादा है। अगर लोन पेयर में एस करेक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब जो ऑप्शन ए है, चलो पहले एस करेक्टर का ऑर्डर ही लगा देते हैं। तो ऑप्शन ए में एस करेक्टर भाई लोन पेयर का सबसे ज्यादा है, तो इसको सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाएगी पी में जाने में, ठीक है, क्योंकि एस क्या बोला, न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस के पास है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर पी में हमें भेजना है, और पी में क्यों भेजना है वो मैं अभी हमने डिस्कस कर दिया है, क्योंकि जो जब इन्वर्जन होता है तो इन्वर्जन के दौरान लोन पेयर जो है sp3 से p ऑर्बिटल में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा लोन पेयर का p ऑर्बिटल में जाना। एस करेक्टर ए का ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब्रोमीन है क्लोरीन है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा डी का, देन आ जाएगा हमारा बी का। और यहाँ पे जो CH3 है ना बच्चा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट होता है। और यहाँ पे एस करेक्टर होगा, यहाँ पे भी एस करेक्टर सेंट्रल एटम इसको देगा, और तीन तीन एस करेक्टर यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे भी एस करेक्टर होगा, यहाँ पे भी एस करेक्टर होगा। यानी कि ये जो लोन पेयर है ना, यहाँ पे एस करेक्टर बहुत ही ज्यादा कम होगा। तो इसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि ये जल्दी से पी ऑर्बिटल में हम इसको ट्रांसफर कर सके। तो सी वाले का एस करेक्टर क्या होगा बच्चों, कम होगा। और एक्टिवेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एस करेक्टर, तो यही ऑर्डर आ जाएगा हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का भी। और यदि मैं बात करता हूँ किसकी, रेट का, तो रेट का जस्ट इनका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि सी का रेट सबसे ज्यादा, देन बी का, देन डी का, और देन ई का। यानी कि सी वाले में रेट ऑफ इन्वर्जन सबसे आसानी से होगा और सबसे जल्दी होगा। रीजन यही है क्योंकि इसके लोन पेयर के पास एस करेक्टर कम है और ये आसानी से पी ऑर्बिटल में चले जाएंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी, जब हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर थे और 3 इसके पास हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए थे, राइट। और ये जा रहा था नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये क्या था sp2, और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन था ये था sp3। अच्छा इनका बॉन्ड एंगल मुझे बताओ। sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो नाइट्रोजन होता है उसका बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री के समथिंग, ठीक है। और sp2 का कितना होता है, इसका होता है 120 डिग्री का एंगल। अब मुझे बताओ यहाँ पे देखो कितना बल्कि ग्रुप लगा हुआ है ना। इस बल्कि ग्रुप को 109.5 डिग्री में रहने पर आसानी होगी या 120 डिग्री पर। देखो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक यहाँ पे बेंच है, ठीक है। इस बेंच में क्या है, तीन तीन लोग बैठे हुए हैं, एक स्टूल है, एक स्टूल मान लेते हैं, एक स्टूल में तीन तीन लोग बैठे हुए हैं, तो इनको बैठने में क्या होगी, यहाँ पे परेशानी होगी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 2 स्टूल और रख दूं तो ये क्या करेगा, एक यहाँ पे चला जाएगा दूसरा यहाँ पे तुरंत चला जाएगा, ठीक है। तो अगर इस नाइट्रोजन के पास एक ऑप्शन ये भी है
कि ये क्या करे, इन्वर्जन करे, और इन्वर्जन के दौरान ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में भी, सॉरी, sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट हो सकता है, जिसमें तीन तीन हमारी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो सकता है, जिसमें 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तो ये जरूर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, रिपल्शन ज़्यादा होता है, लेकिन अगर मैं इसका sp2 का स्ट्रक्चर बनाऊँ नाइट्रोजन, और यहाँ पे हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे रिपल्शन क्या होता है, मिनिमम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री का है, और इनके बीच का जो ये बॉन्ड एंगल है ये 109.5 डिग्री का है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो रेट होता है ना, रेट रेट क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यानी कि जहां पे आपको स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा दिखती है, वहां पे रेट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा, इन्वर्जन मॉलिक्यूल में वहां पे बहुत ही जल्दी होगा, क्योंकि वो वहां पर अनस्टेबल नहीं रहना चाहता है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कैसे लगाएंगे, चलो स्टेरिक हिंड्रेंस का ही ऑर्डर लगा देते हैं, जिसको मैं स्टेरिक हिंड्रेंस SH से रिप्रेजेंट करता हूँ। सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किस में है, 4 वाले में, देन 3 में, देन 2 में, और देन फर्स्ट में, राइट। तो इसके बाद हम इसका रेट का भी लगा सकते हैं, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट का भी यही हो जाएगा 4 3 2 एंड 1। अब एक्टिवेशन एनर्जी का क्या हो जाएगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 1 2 3 एंड 4। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको जो ये जो फॉर्मूले हैं ना, इन फॉर्मूलों की स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे है फास्फोरस और C6H11, देखो C6H12 किसका होता है, हेक्सेन का होता है, और यहाँ पे फास्फोरस के साथ इसका बॉन्ड है, इसलिए 1 हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है, तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और इस फास्फोरस के साथ एक Me लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, और एक लगा हुआ है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। ये हो गई पहले की स्ट्रक्चर। दूसरे की स्ट्रक्चर यदि हम बनाते हैं C6H4NO2, यानी कि यहाँ पे क्या है हमारा, बेंजीन है, और बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, और यहाँ पे एक Me है, और आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तीसरे की स्ट्रक्चर यदि बनाए, फास्फोरस है, PH यानी कि बेंजीन है, डबल डबल डबल, और यहाँ पे क्या है हमारा, Me लगा रखा है, और यहाँ पे है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। इसमें हम कैसे बताएंगे रेट ऑफ इन्वर्जन एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ इन्वर्जन का, तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, वो कॉन्सेप्ट है, देखो आपको ध्यान में रखना है कि यदि हमारे पास फास्फोरस के पास क्या है, लोन पेयर है, इसका अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछता हूँ, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप बोलोगे सर sp3 है, लेकिन यहाँ पे ये जो NO2 है, ये NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा रिंग से, इलेक्ट्रॉन यदि ये खींचेगा तो ये यहाँ पे आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे ही पॉजिटिव आया तो ये जो है फॉस्फोरस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डोनेट कर देगा, तो उस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज सेंट्रल एटम तो चाहिए, क्योंकि हमें sp3 से sp2 में जाना है, तो यानी कि जिसमें कॉन्जुगेशन आसानी से होगा, जिसमें कॉन्जुगेशन आसानी से होगा, उसका रेट भी क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड वाले ऑप्शन की और थर्ड वाले ऑप्शन की, कॉन्जुगेशन इन्हीं दो में पॉसिबल है, और सबसे ज्यादा पॉसिबल किसमें, सेकंड वाले में है, क्योंकि यहाँ पे एक NO2 ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है रिंग से, जिसके कारण बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है कि फास्फोरस के जो लोन पेयर है वो क्या करें, यहाँ पे डोनेट हो जाएं और sp2 में कन्वर्ट हो जाएं। तो एक कॉन्सेप्ट और आपने सीख लिया कि जो कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 2 देन 3 और देन फर्स्ट। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर किसका, रेट का, और एक्टिवेशन एनर्जी का आप लगा सकते हो 1 3 एंड 2। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।